मैं कल की क्लास में आप लोगों से समूह कार्य के बारे में बताया था, परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य को लेकर। और मैंने समूहों का वर्गीकरण में आप लोगों से प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में बताया था। प्रश्न पूछा जाता है, प्राथमिक समूह में C.H. कूले का नाम आता है। और बेसिकली ये जो जिक्र करते हैं C.H. कूले जी प्राथमिक समूह के बारे में, उनकी एक पुस्तक है, वह नाम है उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक का नाम है ना। और आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उसी के संबंध में एक और नाम आता है, किंग्सले डेविस का नाम आता है। किंग्सले डेविस ने द्वितीयक समूह के बारे में बोला था। और एक है अर्ध प्राथमिक समूह के बारे में। तो अर्ध प्राथमिक समूह के बारे में किसने बात किया है? C.H. कूले ने बात किया है। ठीक है, C.H. कूले ने बात किया है। किंग्सले डेविस ने द्वितीयक समूह में क्या बात कही थी, जरा आप मुझे बताइए। मैंने कल आप लोगों से चर्चा किया था इसके बारे में, क्या चीज़ बताया था इसने। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं द्वितीयक समूह के बारे में, जहां पर आप सेकेंडरी ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें किंग्सले डेविस ने कहा था जो प्राथमिक समूह के विपरीत जब आप किसी चीज़ को परिभाषित करें तो ऐसी कंडीशन पर वह आकार एक प्रकार का आपका बृहद लेवल पर हो जाता है, एक बड़े लेवल पर हो जाता है। और कल मैंने बताया था ना कि एक निश्चित उद्देश्य का होना या आकार बड़ा होना, ऐच्छिक सदस्यता का होना, है ना। तो यह सभी के सभी एक प्रकार के क्या कहे जाते थे? द्वितीयक समूह कहे जाते थे। तो द्वितीयक समूह में भी जो प्राथमिक नहीं है उसके बारे में बात करता है, घनिष्ठता के अभाव के कारण में भी बात करता है ये। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा भी दिया था इसके द्वितीयक समूह के बारे में। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों से समरन। एक नाम आप देख रहे हैं, सम नर का नाम देख रहे हैं। तो समनर क्या है भाई? ये एक विद्वान है। क्या आप लोग जानते हैं इनकी दो प्रकार से इन्होंने भी समूह के दो भागों में डिवाइड किया है। एक को कहा है अंतः समूह और एक को बोला है बाह्य समूह। और ये अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में समनर ने कौन सी पुस्तक में जिक्र किया है, जरा बताइए आप लोग। पुस्तक का नाम फोकवेज। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में लगाया और सामाजिक दूरी के आधार पर समूह को दो भागों में डिवाइड किया था। सामाजिक दूरी के आधार पे एक को कहा था अंतः समूह और दूसरे को कहा था बाह्य समूह। अंतः समूह किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? जरा मुझे कंफर्म करिए, अंतः समूह किसे कहा जाता है? यदि पता है तो बताइए। बताइए मुझे। मतलब अंतः समूह हम उस समूह के कहते हैं जिनके साथ व्यक्ति तदानुभूत की बात करता हो या तदात्मय स्थापित करता हो, तो वह एक अंतः समूह कहलाता है। तदात्मय का कहने का तात्पर्य होता है एकात्मकता, यूनिटी की बात करता है ये। और जहाँ यूनिटी होती है वह अंतः समूह का पार्ट मानता है। ये समनर ने फोकवेज की पुस्तक में बोला था। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतः समूह में हम की भावना देखेंगे। हम सभी लोग कौन सी भावना देखेंगे? हम की भावना देखेंगे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, हम की जो भावना होती है वह अंतः समूह में पाया जाता है। ठीक है, वह समूह जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान सुनिश्चित करता है, अतः समूह के लोगों में अपने सदस्यों के प्रति लगाव, सहानुभूति एवं प्रेम रहता है। साथ ही लोगों को नृजाति केंद्रवाद की भावना भी रहती है। तो जैसे नृजाति केंद्रवाद में एक भावना तो श्योर पाई जाती है भाई, आप लोग इसे ध्यान भी रखिएगा। जैसे हम की भावना जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? नृजाति केंद्रवाद में ही पाया जाता है।
अंतः समूह के सुख को अपना सुख समझना, इसमें यही एक्टिविटी होती है। दुखों को अपना दुख मान लेना, है ना, सहानुभूति जैसी प्रक्रिया, तदानुभूति जैसी प्रतिक्रियाएं, ये अंतः समूह में आता है। ये समनर की बात है, ये शमनर ये कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अंतः समूह के अंतर्गत अगर एग्जाम्पल समझते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि हम शहरी हैं या देहाती नहीं है, तो अंतः समूह में अगर कोई व्यक्ति जैसे अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में पलायन कर गया, तो ऐसी कंडीशन पर वह व्यक्ति यहाँ पर हम की भावना बताता है, हम की भावना जो है वहाँ पर प्रदर्शित करता है, तो या स्नेह की या लगाव की भावना प्रदर्शित करता है, तो वह अंतः समूह का पार्ट माना जाएगा, अंतः समूह का पार्ट माना जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिए, मैंने आप सबसे कहा यहाँ पर एक नृजातिवाद के बारे में। नृजाति केंद्रवाद क्या होता है? देखिए, नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा भी अगर प्रश्न बने आप लोगों से, इसकी अवधारणा किस विद्वान ने दी है, तो ध्यान रखिएगा, समनर ने दिया है इसकी अवधारणा। क्यों दिया था? इन्होंने कहा कि जो समुदाय है, जो समाज है, जब हम भिन्न भिन्न या विभिन्न समूहों में जब जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग उनके रूप, मानदंड, प्रतिमान, कुछ वैल्यूज़ देखते हैं, जिसमें प्रथा देखते हैं, परंपराएं देखते हैं, इत्यादि जैसी गतिविधियां हैं, हम उसको देखते हैं। तो उसकी तुलना से हम समूह और समाज के मूल्यों को आदर्शों के अंतर्गत ना करके स्वयं के समूह के मूल्यों के तहत अगर करते हैं, तो वह एक प्रकार से क्या हो जाता है? नृजात केंद्रवाद कहलाता है, नृजात केंद्रवाद कहलाता है। जरा एक बार मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ गए हैं यहाँ पर नृजाति केंद्रवाद? बताइए। ओके, ठीक है, देखिए समझिए मेरी बात को। नृजाति केंद्रवाद, अगर मैं आपसे बताऊं यहाँ पर एक बात, आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है भाई, नृजात में आप सभी लोग, कि यहाँ पर प्रथा परंपराएं हर एक समाज में अलग अलग होती है। ठीक है, जनजातीय संस्कृति समूहों का होता है वहाँ पर, मतलब जो जनजातीय लोग होते हैं उन जनजातियों के समूहों की बात करता है। और ऐसे हम इसको क्यों बोलते हैं भाई नृजाति? कारण ये है कि वहाँ पर वो अपनी कल्चर को लेकर अपने कल्चर को लेकर समूह बनाते हैं, और उन्हीं कल्चरों से इनकी आइडेंटिफाई होती है, उनकी पहचान होती है। तो उनकी कल्चर में या उनके, अगर मैं बात करूं उनके समूह में, नृजाति केंद्रवाद में प्रथा इन्वॉल्व होगी, संस्कृति इन्वॉल्व होगी, परंपराएं इन्वॉल्व होगी, हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, हम वहाँ से उनकी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये क्या है? नृजाति केंद्रवाद। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं भी हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, भारत में जैसे स्वायत्तता आंदोलन के रूप में जाना गया है इसको लेकर, पृथक राष्ट्र की मांग करते हैं, ये विद्रोह भी होता है, इसमें पहचान होती है किनकी। तो अलग अलग तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा भारत में नृजाति समस्याएं भी। तो जहाँ पे धर्म और प्रजाति भिन्न हो, जहाँ पर समाज के अर्थ में जब आप धर्म और प्रजाति भिन्न तरीके से समझते हैं, तो वह नृजातीता हम उसे समझते हैं। तो वास्तव में जो नृजातीता की एक भावना होती है, वो धर्म, भाषा, रंग, जाति, संस्कृति, क्षेत्र आदि के आधार पर एक समूह होता है। उसी समूह का एकजुट होकर अपनी भावना को जब प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं नृजातीय केंद्रवाद कहते हैं उसको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। नृजाति एक भावना है, और हम नृजाति केंद्रवाद को जब धर्म, भाषा, जाति, रंग, संस्कृति, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी समूह को एकजुट होकर उसकी भावनाओं को हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नृजाति केंद्रवाद कहते हैं। नृजाति में मनोवृत्ति और राष्ट्रीयता मनोवृत्ति के हित से पृथक करता है, मतलब
एक है उनका एटीट्यूड और एक राष्ट्रीय का एटीट्यूड, इन दोनों के एटीट्यूड से इसको अलग करता है। बताइए जरा, समझ में आया शशांक सर? चलिए ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने ये देखा, जो फोक वेज की किताब थी उस किताब में समरन ने अंतः समूह को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन आपको मैं बताऊं एक बात और, इसमें समनर की एक और समूह का पार्ट माना गया है जिसको वाह्य बोलते हैं हम लोग। हम सभी लोग क्या बोलते हैं उसको? वाह्य बोलते हैं। वाह्य का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? शब्दों से ही पता चल रहा होगा, बाहरी, है ना, बाहरी, जिसको वेरी गुड, जिसको आप कहते हैं आउट ग्रुप। आउट ग्रुप में क्या होता है, क्या आप लोग मुझे बताना चाहेंगे? देखो मैं बताता हूं, बाह्य समूह की परिभाषा अंतः समूह के संबंध को ध्यान में रखकर किया जाता है। और अंतः समूह क्या है उसकी परिभाषा? अंतः समूह की परिभाषा है वे समूह जिसके साथ व्यक्ति तदात्मय स्थापित करता है, जहां पर एकात्मकता स्थापित करता है, तो वही आपका तो आंतरिक समूह होता है या अंतः समूह होता है। और ठीक अगर मैं इसके विपरीत बात कर रहा हूं, तो अंतः समूह के संबंध को ध्यान में रखा जब जाता है तो वह एक प्रकार का बाह्य समूह के अंतर्गत रखा गया है उसको, और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी हैं। हम ये भी समझ सकते हैं वहां पर कि जैसे हम और वे के द्वारा जो अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे मैंने कहा ना, हम की भावनाएं कहाँ होती हैं भाई? हम की भावना अंता में होता है, ठीक है, हम की भावनाएं, और वे मतलब दे वाला वे, ठीक है भाई। तो हम और वे के द्वारा जो अभिव्यक्त किया जाता है वह एक प्रकार का पार्ट, आप सभी लोग जानते हो, अंतः समूह का संबंध रखता है। लेकिन अंतः समूह के संबंध से ही तो बनाया जा रहा है भाई बाह्य समूह। तो यही कारण है कि इसी को बाह्य समूह। बाह्य समूह एक लाइन में आप समझिए इस तरीके से कि सदस्यों के प्रति विमुखता एवं शत्रुता की भावना उत्पन्न होती है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिए। समनर ने ये बात बताई थी फोकवेज की किताबों में, ये बात बोला था, आप ध्यान रखिए। वहाँ पर एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो समूह के सदस्यों के प्रति विमुखता और शत्रुता की भावना जो होती है वहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं संदर्भ समूह के बारे में, और यहाँ पे संदर्भ समूह जो है हर्बर्ट हाइमन, देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये सुमिलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, सुमिलित, मिलान जिसको बोलते हो आप लोग, मैचअप करने वाले, वो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। हर्बर्ट हाइमन का नाम आपने सुना होगा। क्या आप लोग जानते हैं कि इन्होंने, जो हर्बर्ट हाइमन जी हैं, इन्होंने कौन कौन से समूह के बारे में डिवाइड किया था? बताइए अगर पता है तो बोलिए। हेलो, आवाज़ जा रही है? ओके भाई, अभी मैंने देखो आप लोगों से कल ही बात किया था और उस पर मैंने चर्चा भी किया था समूह कार्य को लेकर, है ना, कि समूह कार्य को कितने भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाई कितने वर्गीकरण में इसको किया गया है, ठीक है। तो मिलर का नाम बताया था, वेस्टिक का नाम बताया था, सिरोकिन का नाम बताया था, बोगार्ट्स का नाम बताया था, और आपको वार्ड का नाम बताया था, हर्बर्ट हाइमन का भी नाम शायद बताया ही था आप लोगों को। जैसे मैंने कल थोड़ा सा चर्चा तो ज़रूर किया था संदर्भ समूह के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को गैर संदर्भ समूह के बारे में भी जिक्र किया था। अगर याद आ गया हो तो ठीक है, नहीं याद आया तो सुन लो अब। तो मैंने वहाँ पर नाम लिया था बिरिस्टिक का नाम, बेस्टिक का नाम लिया था। तो बेसिकली संदर्भ समूह का जो टर्म है, उस टर्म का सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो बंदा है उसका नाम है हाइमन, और उस बंदे की किताब का जो नाम है अचीव्स ऑफ साइकोलॉजी। इस किताबों में सबसे पहले इसने प्रतिपादित किया है। तो ध्यान रखना, संदर्भ समूह को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो हर्बर्ट हाइमन ने किया था। लेकिन इस समूह को डिवाइड किसने किया है? इस समूह को डिवाइड किसने किया है? तब आप क्या बताएंगे भाई, बताइए जरा। तब आप वहां पर नाम लेंगे बीर
स्टीड का नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे? बीर स्टीड का नाम लेंगे। ठीक है, ये नाम आप लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, बीर स्टीड का। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इन्होंने कहा है कि एक संदर्भ समूह होता है और एक होता है गैर संदर्भ समूह। चलिए हम बात आगे करते हैं। इस शब्द का प्रयोग इन्होंने उस समूह के लिए किया जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी स्थिति का मूल्यांकन करता है, यानी स्वयं की स्थिति का मूल्यांकन जो करता है वह एक प्रकार का किसको रिलेट कर रहा है? संदर्भ समूह को रिलेट कर रहा है। अब अलग अलग समाज शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से अपने विचार को, जिस तरीके से, देखो एक बात को कई विद्वान जो है अपने शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही समाजशास्त्रीय विद्वानों ने, जिसमें से नाम आता है रॉबर्ट के मर्टन का नाम आता है, और इनकी एक पुस्तक थी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। रॉबर्ट के मर्टन की पुस्तक का नाम था सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। उस किताब में इन्होंने संदर्भ समूह के बारे में जिक्र किया है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उन्होंने इस समूह में अपने वहाँ पर जिक्र किया है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में। बस है क्या संदर्भ समूह, जरा इसको समझिए आप। संदर्भ समूह होता क्या है? देखिए यहाँ पर, अच्छा दोबारा से शायद वही PDF आई है। देखिए, संदर्भ समूह वह समूह है जिसे मानक समझकर व्यक्ति स्वयं के व्यवहार का मूल्यांकन करता है। अपने व्यवहार का जो मूल्यांकन करता है वह एक प्रकार से क्या कहलाता है? संदर्भ समूह कहलाता है। तो आप ध्यान रखना, जैसे कोई भी सेवार्थी या व्यक्ति या कार्यकर्ता जब अपने व्यवहार का मूल्यांकन करेगा तो वह एक प्रकार का संदर्भ समूह कहलाएगा, संदर्भ समूह कहलाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और यह संदर्भ समूह का सबसे पहले, ये जो टर्म आप सुनते हैं एग्जाम में बहुत बार पूछा गया संदर्भ समूह, तो किसने दिया है? हाइमन का नाम आएगा। और जब कभी आपसे पूछेगा इसका वर्गीकरण दो भागों में, जो गैर संदर्भ समूह है और संदर्भ समूह है, ये किसने बताया है? तो आप लोग उसका नाम बताएंगे। किसका नाम बताएंगे? बीस्टिक का नाम बताएंगे आप। ठीक है, बीस्टिक का नाम बताएंगे। क्लियर हो गया ये बात? तो बताइए जरा मुझे आगे, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वही है कि एवं मानसिक रूप से उस समूह के सदस्य बनने की इच्छा होती है, जैसे बेरोजगार व्यक्ति और रोजगार प्राप्त व्यक्ति के समूह के संदर्भ में समूह के रूप में देखना, है ना। तो ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा। देखो मर्टन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, मर्टन क्या कहते हैं भाई? एक मिनट, देखो कोई ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ। दीपक राव जी को, ओके भाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मर्टन के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इनके जो सिद्धांत थे, दो अवधारणाएं दी गई थी इनके सिद्धांत में मर्टन के। एक का नाम उन्होंने बताया था सापेक्षिक वांछना, और दूसरे का नाम बताया था इन्होंने पूर्वानुमानित समाजीकरण का प्रयोग किया था। ध्यान रखना आप लोग, जो रॉबर्ट के मर्टन हैं सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर की किताबों में, अपनी पुस्तक में अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि समूह के दो भाग होते हैं। एक होता है सापेक्षिक वांछना और दूसरा होता है पूर्वानुमानित। अच्छा देखो, जो सापेक्षिक वांछना होता है, इस टर्म का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इस टर्म को सबसे पहले किस बंदे ने प्रयोग किया था? सैमुअल स्टाफर नाम आता है आपको, ध्यान रखिएगा सैमुअल का नाम। ठीक है भाई, सैमुअल, ठीक है, स्टाफर, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा किया है, सापेक्षिक वांछना के बारे में। ठीक है, और ये जब सबसे पहले इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा सैमुअल जी ने, और उसी पुस्तक में इसके बारे में चर्चा किया था। और स्टाफर किताब का जो नाम था वो नाम था द अमेरिकन सोल्जर, द अमेरिकन, या आप इसे भी बोल सकते हो, अमेरिकन सोल्जर इसका पुस्तक का नाम था इसके। ठीक है, और इस पुस्तक में सापेक्षिक वांछना के बारे में बात किया था इसने। ठीक है भाई, एक मिनट मैं ज्वाइन करता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए जरा एक बार मुझे आप लोग।
तो देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध के बाद सैनिकों में जो व्याप्त असंतोष था, सैनिकों में जो असंतोष था उनके अंदर, उस असंतोष को स्पष्ट करने की बात को कहा था स्टाफर ने कि सापेक्षिक वांछना है। ये उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं उसको बोला था इन्होंने सापेक्षिक वांछना। लेकिन फिर पूर्वानुमानित क्या बोला था उसने? पूर्वानुमानित क्या बोला था इन्होंने? इसने कहा था कि सामाजिकरण की अवधारणाओं को लिया था, और सामाजिकरण की अवधारणा वही है जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात करता था, रॉबर्ट मर्टन का। उन्हीं की अवधारणाओं को यहाँ पर ये क्या किया था, इसमें डाला गया था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, मर्टन के समूह के दो नाम बताइए जरा, कौन कौन से होते हैं मर्टन के दो समूहों के नाम बताइए। उसके कौन कौन से समूह के नाम थे मर्टन के? एक का नाम था सदस्य समूह होना, मर्टन का, आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से एग्जाम में, ठीक है, कि सदस्य समूह क्या है, सापेक्षिक वांछना क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये दिया किसने है, सदस्य समूह और गैर सदस्य समूह, ये दिया किसने है, बताइए। ये मर्टन ने दिया है, ये मर्टन ने दिया है। ठीक है भाई, और मर्टन की किताब का नाम क्या था? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। संदर्भ समूह के बारे में उन्होंने एक प्रकार से स्वयं के व्यवहारों का मूल्यांकन के बारे में चर्चा भी किया था। लेकिन सबसे पहले संदर्भ समूह के बारे में किसने जिक्र किया था? हर्बर्ट हाइमन ने किया था, अचीव्स ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक में। ठीक है, साइकोलॉजी की पुस्तक में। क्लियर हो गया भाई, बताइए। और संदर्भ और बीर स्ट्रीट ने क्या बोला था? संदर्भ समूह बोला था और गैर संदर्भ समूह बोला था, है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक और नाम देखिए, मैकाइबर एवं पेज के अकॉर्डिंग इन्होंने समूह को वर्गीकरण भागों में डिवाइड किया। जरा मुझे बता सकते हैं क्या आप लोग, मैकाइबर एंड पेज के अकॉर्डिंग समूह के वर्गीकरण कितने भागों में बताया गया है? इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैकाइबर, ये मैकाइवर लिखा हुआ है, बताइए, बोलिए। मैकाइवर एंड पेज के अकॉर्डिंग नहीं पता आप लोगों को? हाँ भाई, बोलिए। हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? अच्छा, ओके ओके ओके, चलो फिर मैं बताता हूँ। आप लोग शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैकाइवर एंड पेज ने किन किन चीज़ों के बारे में जिक्र किया था। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। इसने 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। एक का नाम रखा था क्षेत्रीय समूह, और उस क्षेत्रीय समूह को हम कहते थे जिन समूहों में सदस्यों के संपूर्ण हित व्याप्त हो और उसका एक निश्चित क्षेत्रीय आधार हो, वह एक प्रकार का क्षेत्रीय समूह। मतलब ये था यहाँ पर क्षेत्रीय समूह में कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में किस बंदे ने बात किया है? मैकाइवर एंड पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूछा जा सकता है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में परिभाषा किसने दिया, तो भी मैकाइवर पेज कह देना आप लोग। और निश्चित भू भौगोलिक क्षेत्र समुदाय की परिभाषा मानी जाती है एक प्रकार से। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वही निश्चित जो भूभाग के बारे में बात हो रही है वो क्षेत्रीय को रिलेट कर रहा है आप लोगों से। ठीक है, आप उसे ध्यान रखिएगा। दूसरे की बात अगर मैं आप लोगों से करूं यहाँ पर क्षेत्रीय समूह, अच्छा देखो एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखा है राष्ट्र हो सकता है आपका, जाति हो सकती है, गांव हो सकता है, नगर हो सकता है, और राष्ट्र। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण होते हैं, गांव, नगर, देश, जनजाति, ये पार्ट है क्षेत्रीय समूह का, है ना, उदाहरण माना जाता है। तो क्षेत्रीय समूह का एग्जाम्पल कौन सा है निम्नलिखित में से? तो जाति हो सकता है ऑप्शन में आप लोगों से, नगर भी हो सकता है आप लोगों से, देश भी हो सकता है, राष्ट्र भी हो सकता है ना।
तो साथ ही साथ एग्जाम्पल भी ध्यान में रखिए। पॉइंट नंबर 2 के बारे में क्या बोला इन्होंने, दूसरी पॉइंट बोला था इन्होंने ये कि हितों के प्रति जागरूकता की बात किया था। हितों के प्रति चेतना कहिए या जागरूकता कहिए, बात दोनों एक है। इसने इसके बारे में बोला था, जागरूकता के बारे में या चेतना के बारे में आप इसे कह सकते हैं, या इसी को एक और नाम है असंगठित समूह भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए, इस कोटि में जो सामाजिक वर्ग, जाति, प्रतिस्पर्धा वर्ग, शरणार्थी समूह, राष्ट्रीय समूह, प्रजातीय समूह आते हैं, उनमें स्वार्थी के प्रति चेतना अवश्य होती है, किंतु इसका संगठन निश्चित प्रकार का होता है। भीड़ एवं श्रोता समूह के हितों के लिए चिंतन आवश्यक होता है, किंतु इसका संगठन पूर्णतः अस्थिर हो जाता है। देखिए, जो हितों के प्रति इन्होंने चेतना बताई, इन्होंने कहा कि समूह के अपने हितों में, अपने हितों के बारे में जागरूकता होना चाहिए। निश्चित संगठन की कमी, अच्छा, अगर जब कभी भी निश्चित संगठन की कमी दिखे तो ऐसे में जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ एक समूह से दूसरे समूह में जाने की इच्छा व पद प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति पाई जाती है, और वही कही जाती है हितों के प्रति जागरूकता का समूह, जिसमें वर्ग, जाति, शरणार्थी समूह, समान तथा असमान रुचि वाले भीड़ आदि जैसे इसके उदाहरण माने जाते हैं, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये देखो ऊपर, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल ही तो हैं। सामाजिक वर्ग, जाति, प्रतिस्पर्धा वर्ग, शरणार्थी, राष्ट्रीय समूह, प्रजातीय समूह, है ना, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है सभी के सभी। बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया ये? बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से समूह होते, किसने दिए हैं, और साथ ही आप ये जानिए उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, थोड़ी बहुत ये चीज़ आप जानिए। तीसरा, मैकाइवर एंड पेज ने क्या कहा था, यहाँ पर ये देख लीजिए, हितों के प्रति चेतना और संगठित समूह के बारे में बोला था। यानी हितों के प्रति जागरूकता की बात किया था, निश्चित संगठन की बात किया था, जहाँ अपने हित के संबंध में सचेत होने की बात हो रही हो, या अगर मैं आपसे बात करूँ संगठित होने की बात हो रही हो, तो यह एक प्रकार से क्या है, हितों के प्रति जागरूकता। जैसे परिवार हो सकता है, पड़ोस हो सकता है, खेल का समूह हो सकता है, इत्यादि चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं, है ना। तो एक से दूसरे में इन्वॉल्व होने की बात करता है ना, जागरूकता की बात करता है। यह है मैकाइवर पेज के 3 समूह में जो है इसको 3 भागों में इसको वर्गीकरण किया था। गिलीन की परिभाषा के अकॉर्डिंग जरा आप मुझे बताइए, इन्होंने समूह को कितने भागों में डिवाइड किया है, बताइए। पांच भागों में, अरे वाह। और कोई? गिलीन के और भी कोई बताना चाहेगा भाई, समूह को कितने भागों में इन्होंने डिवाइड किया था? देखिए, आप समझिए मेरी बात को। बेसिकली अगर मैं बात करूं गिलीन के अकॉर्डिंग, इन्होंने 4 ही टाइप को डिवाइड किया था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 अस्थायी समूह के बारे में भी। अभी मैं बता रहा हूँ 5 कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। इनका बेसिकली आप लोग ध्यान रखिएगा 4 ही। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे यहाँ पर एक को दूसरे से रिलेट करवा दिया था। तो इन्होंने एक तो कहा भाई कि रक्त संबंधी समूह होना चाहिए, जिसको आप कहते हो कि खून का संबंध या खून का रिश्ता होना जरूरी होता है, जिसके अंतर्गत अपने परिवार और जाति को सम्मिलित किया था उन्होंने। और दूसरे को इसने क्या बताया था, इसने कहा था दूसरे को शारीरिक विशेषताओं, जिसमें लिंग, आयु, प्रजाति इत्यादि जो चीज़ें होती हैं वो देखी जाती है, ठीक है। और जो चौथा इन्होंने बताया था वो बताया था क्षेत्र को लेकर, जिसको भौगोलिक क्षेत्र में मैंने बताया था आप लोगों से, उसमें जनजातीय, राष्ट्र और राज्य के बारे में जिक्र किया था, ठीक है। और इन्होंने जो ये अस्थाई समूह के बारे में आप देख रहे हैं, इसी अस्थाई समूह को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक को कह दिया था अस्थाई है, एक को बोल दिया था अस्थाई। और इन्होंने
इन दोनों का नाम मिक्स करके रखा था इसमें सांस्कृतिक रूप में, इन दोनों का मिक्स बनाया था सांस्कृतिक। आप इसे कह सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं ये सांस्कृतिक, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि सांस्कृतिक रूप में जो भी हितों के आधार पर समूहों का जो वर्गीकरण किया गया, वही एक प्रकार से अस्थायी और अस्थायी का पार्ट बना था। जैसे भीड़ भाड़ एवं श्रोता का जो समूह होगा वह अस्थायी होगा, और अस्थायी वो होगा जहाँ पे खाना बदोश, जत्थे, गांव, कस्बे, शहर, उच्च कोटि इत्यादि जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया। और इन्हीं चीज़ों को देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सांस्कृतिक समूह में अपने विभिन्न आर्थिक और धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक, मनोरंजन समूह को सम्मिलित कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर समझे तो 4 ही समझे। इस सांस्कृतिक समूह का ही पार्ट माना गया है अस्थाई और अस्थाई को। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो गिलिन एंड गिलेंट के अकॉर्डिंग 4 टाइप के यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है भाई, तो 4 जो प्रकार हैं इसके ध्यान रख के चलना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एप्टोनिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्रेडरिक टोनिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बनकर पूछा गया है इसको लेकर, है ना। तो इसने भी, एप्टोनिस ने 2 भागों में डिवाइड किया था समूह को इसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। जानते हैं आप लोग क्या इसके 2 समूह के नाम क्या क्या हैं? बताइए जरा मुझे, अगर पता है आप लोगों को तो बताइए। एप्टोनिस के समुदाय एवं समितियाँ। देखो जो इसका पूरा नाम एप्टोनिस है। फर्डिनेंड, इसको देखो एग्जाम में एप्टोनिस करके लिखा हुआ आएगा, केवल टोनिस नहीं आएगा, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना, एप्टोनिस करके आएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम फर्डिनेंड टोनिस है और इसने एक गेमिनसेफ्ट और एक गेसलसेफ्ट की धारणा दी थी। इन्हीं धारणाओं को इसने 2 भागों में बांटा था। एक को बोला था कम्युनिटी, जिसको आप कहते हैं गेमिनसेफ्ट। देखो गेमिन, ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे आप लोगों से, गेमिनसेफ्ट किसको बोलते हैं भाई? कम्युनिटी को बोलते हैं। ठीक है, और गेसलसेफ्ट किसको बोलते हैं? एसोसिएशन यानी समिति को बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बार हो सकता है समुदाय और समिति के बारे में पूछेगा, किसने दिया है, तो अब कंफ्यूज मत होना, वही है। ठीक है, गेमिनसेफ्ट और गेसलसेफ्ट। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? तो अब आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बशर्ते देखो इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा क्या क्या चीज़ें आती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? एक मिनट, स्क्रीन शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर देखिए, आमतौर पर समुदाय और समाज, ये जो समुदाय शब्द है किसको रिलेट किया है? गेमिनसेफ्ट को। और ये जो समाज है गेसलसेफ्ट को रिलेट किया है। और इसने कहा कि वे श्रेणियां जिनका उपयोग जर्मन समाजशास्त्री ने किया था, फर्डिनेंड टोनिस ने सामाजिक संबंधों को 2 भागों में डिवाइड किया था इन्होंने। और 2 भागों में डिवाइड किया, कैसे कैसे, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। ठीक है भाई, एक मिनट, थोड़ा सा मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? क्लियर है? चलिए, हाँ चलिए सुनिए मेरी बात को। एप्टोनिस के जो सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इन्होंने जब समुदाय के बारे में बताया तो इन्होंने कहा कि समुदाय को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पर परंपराएं और विश्वास और उद्देश्य आसपास साझा का बंधन साझा करते हैं। वह आपका क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। वो आपका क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। क्या आप जानते हैं जिसको मैं समुदाय बोल रहा हूँ उसी को बोला जाता है गेमिनसेफ्ट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई? गेमिनसेफ्ट बोला जाता है। ठीक है, गेमिनसेफ्ट। और यही गेमिनसेफ्ट एक प्रकार का, अगर यही परिभाषा जो मैंने बताया है जहाँ पे परंपराएं, विश्वास वगैरह इन्वॉल्व है ना, वही है गेमिनसेफ्ट। यहाँ पे जेमिनसेफ्ट लिखा हुआ है ना, तो गेमिनसेफ्ट भी या जेनिनसेफ्ट भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और ऐसे रिश्तों का बंधन प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, समुदाय की बात अगर हो गई है तो सेवार्थी आपके आमने सामने होगा, है, तो वो चीज़ें होती है इसमें। और गेमिन शब्द के बारे में देखो, समुदाय के बारे में और भी चीज़ें हैं कुछ, यहाँ पर देख सकते हैं। यह एक ऐसा संघ है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से बड़े समूह की इच्छा के रूप में उन्मुख होता है और आमतौर पर अपने स्वयं के हितों से अधिक उसकी गतिविधियों का संघ एवं समुदायों या सदस्यों के उचित व्यवहार या जिम्मेदारियों के बारे में सामान्य रीति रिवाजों या विश्वासों को नियंत्रित किया जाता है। और इन संघों के टोनीज के द्वारा बताया गया इच्छा की एकता भी। तो मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछ लिए कि इच्छा की एकता किसने बात की है, तो बोगार्ट्स का मत लगा देना, क्योंकि हम की भावना उसने बोला है तो इच्छा की एकता भी बोला होगा, ऐसा मत सोचना आप लोग। ये समुदाय को रिलेट करता है, ये गेमिन सॉफ्ट का है, ठीक है, ये गेमिन सॉफ्ट का है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आगे हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों से, है ना, कि डीप से कोई प्रश्न उठेगा आप लोगों से। और एक है गेसेलसॉफ्ट की बात करते हैं। ठीक यहाँ पर समाज की बात करेंगे, तो इसमें कहा है कि उन संघों का वर्णन होगा, उन ऑर्गेनाइजेशन का हम डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे या उसके बारे में जानेंगे जहाँ पर एक बड़ा संघ किसी भी व्यक्ति के स्वार्थ को पूर्णता नहीं लेता है। तो एक प्रकार से आप यहाँ पे कह सकते हो कि यह एक प्रकार से स्वार्थी नहीं होगा। यहाँ अगर हम बात करें तो संघ के समान स्तर को साझा किया जाएगा और सामाजिक रीति रिवाजों का अभाव होता है, तो वह एक प्रकार से किस में होगा, गेसेलसॉफ्ट में होगा, जिसको आप समाज कह रहे हैं। तो समुदाय और समाज किसका पार्ट है? समुदाय के बारे में सोचो आप, जो भूभौगोलिक क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रीय के बारे में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, विशिष्ट उद्देश्य के बारे में, विशिष्ट नाम के बारे में बात करता है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, गेमिनसॉफ्ट कहलाएगा। गेसेलसॉफ्ट वो कहलाएगा जहाँ पर समाज की बात हो जाएगी, जहाँ पर कुछ समाज के मानदंड होंगे, आचार संहिता होगी, रीति रिवाज होगा। इन सभी चीज़ों में जब उसको लगेगा कि भाई यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, अभाव हो रहा है, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये समाज की जो समस्याएं वगैरह दिखाई जा रही है, आप लोगों को बताई जा रही है, वह एक प्रकार का गेसेलसॉफ्ट का पार्ट माना जाएगा, गेसेलसॉफ्ट का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी आप लोगों को, ठीक है, ठीक है भाई। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो है समनर का नाम, कूले का नाम और एफ टोनीस का नाम, ठीक है। ये तीन नाम के साथ साथ एक और नाम याद रखिए बस, हर्बर्ट हाइमन का नाम, हर्बर्ट हाइमन का नाम। ये चार लोगों का नाम यहाँ से याद रखिए, आप लोगों को 2 नंबर देगा। ये चार ही लोगों का नाम 2 नंबर देगा आप लोगों को। और वैसे एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से समनर ने, अभी मैंने आप लोगों से बताया था कि इसका बेसिकली जो संदर्भ समूह है, सबसे पहले संदर्भ समूह टर्म को इसने यूज़ किया था, ठीक है दीपक जी, और इसने अचीव ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक में दिया था, ठीक है। समनर ने तो सबसे पहले संदर्भ समूह के बारे में बात किया था उसने, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और रॉबर्ट के मार्टिन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये MPPSC वाले बच्चे याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। बाकी जितने मैंने और भी नाम बताए हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर वो MPPSC वाले बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मिलर वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न बना सके, है ना, क्योंकि मैंने देखो 2004 से प्रश्न आप लोगों से करवा रहा हूँ, है ना, मैंने लास्ट टाइम में भी करवाया था, इस बार भी करवा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने कई बार जो नाम देखा है, इन 3-4 लोगों का ही नाम देखा है एग्ज़ाम में, और लोगों का नाम नहीं देखा है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न बना सकते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछे गए आप लोगों से, ठीक है। और भी लोगों का नाम आता है, जैसे मैं कहूँ जॉर्ज का नाम आता है, जॉर्ज हसन का नाम आता है, मैकाइवर पेज का नाम तो मैंने बता ही चुका हूँ आप लोगों से, ठीक है। हर्बर्ट मिलर का भी नाम आता है समूहों में भी, लेकिन ये लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बशर्ते आप लोग उसके जो मैंने एक PDF आप लोगों को पहले प्रोवाइड किया था, उसको आप लोग ध्यान में अपने रखिएगा उसका, ठीक है भाई। तो ये था आज का जो था मेरा समूहों के। आप सभी लोगों से कभी अगर मान लो एग्ज़ाम में भी प्रश्न बने आप सबसे कि ज़रा बताइए समूह के लाभ, ठीक है, तो समूह के लाभ में समस्याओं का समाधान तो इम्पोर्टेंट है ही है,
उसके साथ साथ व्यक्तियों के मध्य परस्पर मेल जोल को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख भी लिया करें कॉपी पर। बस समझ में आ रही नहीं? बोलिए। हेलो। हाँ, जब भी आप सबसे पूछा जाए कभी कि अगर परस्पर मेल की बात हो रही है तो व्यक्तियों के मध्य परस्पर मेलजोल को बढ़ावा देता है, जिसे समूह कार्य में व्यक्तियों के बीच जब परस्पर मेलजोल का बढ़ावा मिलेगा तो समूह के जो सदस्य होंगे वो एक दूसरे को सहयोग देते हुए कार्य संपन्न करेंगे, कार्य को समाप्त करेंगे, जिससे उनके बीच जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी संवाद हो रहा है, उस संवाद में क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो यह हम कह सकते हैं दूसरा लाभ है। ठीक है। तीसरे लाभ की अगर मैं बात करूं तो अनुभव और ज्ञान का लाभ होता है समूह कार्य करने से। समूह कार्य करने से हमें अनुभव और लाभ भी मिलता है। जैसे समूह कार्य एक लाभ यह है कि जब व्यक्ति समूह में कार्य करता है तो व्यक्तियों के बीच परस्पर मेलजोल और सहायता के कारण से ही एक सदस्य के ज्ञान और अनुभव के बारे में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और ये जब व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो उनके बीच ज्ञान और जानकारी का आदान प्रदान होता है। जैसे आप लोग अगर ग्रुप में जुड़े हैं तो एक दूसरे से जब जानकारी प्रोवाइड करते हैं या कोई प्रश्न वगैरह करते हैं तो वो आप लोगों को ही क्या मिलता है? उसका लाभ मिलता है। आप सभी लोगों को उसका लाभ भी मिलता है ना? मिलता है कि नहीं मिलता? बताइए जरा। मिलता है ना? और एक और लाभ देखिए इसका, एक और भी लाभ होता है। जैसे मैं कहूँ विभिन्न गुण, जितने गुण होते हैं सभी गुणों को सीखा जाता है यहाँ पर समूह कार्य में। तो ये भी एक प्रकार का लाभ है। गुण कैसे सीखोगे भाई? जैसे मान लीजिए जो समूह कार्य के द्वारा व्यक्ति कई जितने भी महत्वपूर्ण गुण सीखा है, तो विचारों का आदान प्रदान, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान में सहयोग, नेतृत्व की भूमिका, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, तो ये गुण तो ही सीखा है ना। तो गुण भी एक प्रकार का ये लाभ है। ये लाभ है किसका? समूह कार्य का भी। परिवर्तन लाना, ये पांचवा लाभ हो जाएगा। परिवर्तन लाना क्या है? ये लाभ हो जाएगा। तो परिवर्तन कैसे लाना भाई? समूह कार्य के अंतर्गत जो भी समूह होगा उसके सदस्यों के ज्ञान कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो समूह के सदस्यों में उन परिवर्तनों का प्रयोग समूह के बाहर भी किया जा सकता है। मतलब परिवर्तन लाना जरूरी ये नहीं कि केवल आप परिवर्तन आंतरिक रूप से कर रहे हैं, तो बाह्य रूप से भी परिवर्तन किया जा सकता है यहाँ पर। तो ये भी एक फायदा है। जो भी समूह में कार्यवाही होगी वह प्रवर्तित होगी। प्रवर्तित का मतलब एक प्रकार से मॉडिफिकेशन होगा, परिवर्तनशील होगा वो, परिवर्तनशील होगा वो। और जो भी भूमिकाएं होंगी उन भूमिका को तैयार करने में मदद मिलेगी सबको। भूमिकाओं को तैयार करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। और अकेलेपन पर काबू पाया जाएगा। अकेलेपन पर भी काबू पाया जाएगा, है ना। तो ये जितने मैंने आप लोगों को बताए अभी ना, ये सारे के सारे लाभ हैं इसके। तो अप्लाइड भी प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए समूह कार्य का लाभ कौन सा है या कौन सा नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो लाभ आप समझ गए हैं कि अनुभव और ज्ञान का लाभ होगा, व्यक्तियों के मध्य परस्पर मेलजोल होगा, समस्या समाधान होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, भूमिकाओं को तैयार करना होगा, सुरक्षा प्रदान करना होगा और कार्यवाही को परिवर्तित करना होगा, गुणों को सीखना होगा, परिवर्तन लाना होगा, है ना, अकेले पर काबू पाना होगा। ये एक प्रकार से क्या है भाई? ये सारे के सारे लाभ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बताइए जरा मुझे। तो आप अब कर लोगे ना इनमें से कौन से लाभ हैं, कौन सा लाभ नहीं है ना। तो ये लाभ इसी तरीके से आप लोगों को अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो समूह कार्य के जितने मैंने बताए हैं आप लोगों को, ये लाभ बताए हैं, इसके बेनिफिट्स हैं कुछ, है ना। बात समझ में आई आप लोगों की नहीं समझ में आई? बताइए जरा एक बार मुझे, कमेंट करिए।